अ, बच्चों, पाठ संख्या 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में आज आप लोग समझेंगे। अपना ध्यान एकाग्र करते हुए। हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से पास की, लेकिन गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए ये कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में ही प्रवेश लिया, एडमिशन अपना, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पहले ही विद्यालय इनका छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी का प्रवेश लिया, कुछ दिन नौकरी किया, किंतु इनके स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण उस नौकरी को भी इन्होंने छोड़ दिया न्यायालय की, और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए। बच्चों, किस पद पर नियुक्त हुए चित्रकला में? जब इनका अध्यापन कार्य शुरू हुआ, कुछ दिन अध्यापन कार्य किया। इसी बीच स्वाध्याय से ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया घर पर रह करके ही, और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई, और उसी दौरान बाबू श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के मुखिया के रूप में अपने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए ऐसे मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 1941 में निधन हो गया। 1884 ईस्वी में जन्म हुआ और 1941 में जब ये स्वर्ग सिधार गए, तो जो ये बच्चों आप लोगों ने अध्ययन किया, इसके विषय में कुछ आपसे संबंधित प्रश्न किए जाएंगे इन पैराग्राफों से, जिनका उत्तर आप इन्हीं पैराग्राफों से खोजेंगे या अध्ययन के माध्यम से उत्तर देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगला प्रश्न है बेटा, किस युग के लेखक हैं? तीसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य की सेवा किस भाषा में की? अगला प्रश्न, वो कौन सा जनपद है जहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था? इन 4 प्रश्नों का उत्तर स्वतः खोजें, इसी पैराग्राफ से संबंधित है। गद्य साहित्य के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध को नया आयाम देकर के उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार के रूप में तथा महान सैनिककार के रूप में इनकी प्रतिष्ठा समाज में थी। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाओं को लिखा। बड़े ही मूर्धन्य विद्वान होने के कारण हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग
के लिए इनको बुलाया गया और हिंदी शब्द सागर के संपादन में सहयोग करते हुए अपना समय इन्होंने व्यतीत किया, समाज की सेवा किया। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी और बंगला में कुछ भाषा अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। इसी आलोचना और मूर्धन्यता के कारण हिंदी साहित्य का इतिहास लिख करके इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं थे, बल्कि युग प्रवर्तक आलोचक भी रहे और आलोचक होते हुए इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी, निबंध लिखा, इतिहास लिखा, आलोचनाएं लिखी, कुछ ग्रंथों का संपादन भी किया, कुछ अन्य ग्रंथ भी लिखे। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन साहित्य की सेवा करते हुए व्यतीत हुआ। हाँ, छात्रों ध्यान अपना किताब में पहुंचाएं फिर से। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं, बल्कि शुक्ल युग के युग प्रवर्तक आलोचक भी हैं। इनकी रचनाएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं निम्नवत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 तथा विचार भी थी। बच्चों, जो आपको ये मित्रता निबंध मिलेगा, ये चिंतामणि का निबंध है। चिंतामणि से संकलित है मित्रता। इतिहास की जो रचना किया, हिंदी साहित्य का इतिहास, और जो आलोचना है वो सूरदास, रश्मिमांसा त्रिवेणी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनाएं हैं, जिनका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर और काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी। कुछ अन्य ग्रंथ हैं जिनका शुक्ल जी ने संपादन किया। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी लिखा, जो 11 वर्ष का समय है। काव्यकृति में अभिमन्यु वध की रचना तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इसमें मैगजीनिस्ट का भारतवर्षीय वितरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित काव्य आदि प्रमुख हैं। शुक्ल युग के विशेषज्ञ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा बड़ी सरल भाषा थी। शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली थी। अधिकतर व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करते थे। संस्कृत निष्ठ भाषा होने के कारण परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसमें बोधगम्यता सर्वत्र दिखाई पड़ती थी। सभी जगह बोध माने ज्ञान हो जाता था। प्रत्येक शब्द पर
रस भरा रहता था साहित्य का। जहाँ कहीं आवश्यकता होती थी तो उर्दू, फारसी, कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया करते थे। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण ढंग से प्रभावित किया। प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। शुक्ल जी की भाषा बड़ी सरल और गठी हुई है। अनावश्यक के शब्दों का प्रयोग देखने को नहीं मिलता। कम शब्दों में अपनी बात को कहना ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अपने विचार व्यक्त करने की एक जीवन की विशेषता थी। अवसर के अनुसार इन्हें वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग भी किया करते थे। जैसा समय वैसा भाषा का प्रयोग करते थे, शैली का प्रयोग करते थे। हमारी भाषा किस माध्यम से सरलता से अगले व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाए, ये उनकी विशेषता थी। कभी कभी हास्य व्यंग्य प्रधान शैली का भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रयोग करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो बेटा मित्रता निबंध है आपके पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिल रहा है। मानव जीवन में मित्रता शब्द की बड़ी कीमत है। इस मित्रता निबंध में लेखक ने अच्छे मित्र की गुण की क्या पहचान है, हमें अच्छे मित्र ही जीवन में चुनना है, मित्रता करने की इच्छा और आवश्यकता आदि का सुंदर विश्लेषणात्मक वर्णन बड़े विचारपूर्ण ढंग से लेखक ने करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही मनुष्य के जीवन की जो कुसंग हैं, कुसंग से मनुष्य के जीवन पर क्या दुष्परिणाम पड़ते हैं, उन दुष्परिणामों का क्या उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, इसका विशद विवेचन लेखक ने मित्रता निबंध में किया है। अब बेटा इस बच्चों मित्रता शीर्षक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरों और युवाओं के कोमल हृदय पर संगति के अनिवार्य प्रभाव का वर्णन किया है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल करके बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। मानव जीवन की सफलता बेटा मित्रों के चुनाव पर ही निर्भर करती है, क्योंकि जैसे हम मित्रों का चुनाव करेंगे उसी तरह के हमारे ऊपर प्रभाव उनके पड़ेंगे। कहा भी जाता है कि जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। हम जैसी संगत करेंगे उसी संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर
दिखाई पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य शुरू करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व स्थिति में होती है। अब अपरिपक्व का अर्थ है, परिपक्व माने मजबूत और अपरिपक्व माने कच्चापन, कच्ची। परिपक्व माने मजबूत और परिपक्व का अर्थ है कच्चापन, अपूर्णता। एक शब्द इसमें आया बेटा, उपयुक्तता। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उनके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। उपयुक्तता क्या है? उपयुक्तता का अर्थ है सही मित्र होना। उपयुक्तता यदि हमने अपने मित्रों के चुनाव में बरती तो जीवन की सफलता निश्चित है, क्योंकि मित्रता करते समय जो हमारी प्रवृत्ति है वो कच्ची होती है और कच्चेपन में कुछ भी हो सकता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जैसी मित्रता करेंगे वैसा, जैसा मित्र हमको चाहेगा अपनी ओर मोड़ देगा। जैसे कच्ची मिट्टी में चाहे मूर्ति बना लो या कोई भी आकृति बना लो, तो हम लोग उस समय उस स्थिति में कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जिसे चाहे जिस रूप का बना दे, चाहे उस कच्ची मिट्टी में राक्षस बना दिया जाए और चाहे देवता का चित्र बना दिया जाए। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं और दृढ़ संकल्प होने के कारण क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ऐसे से भी अपनी मित्रता नहीं करनी चाहिए। पर ऐसे लोगों का साथ करना और ही बुरा है जो हमारी ही बात को सबसे पहले ऊपर रख देते हैं, अर्थात हमारे सामने हमारी बड़ाई करते रहते हैं। जब हमारे साथ ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा ही रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का मनुष्य को भय रहता है उसका पता प्रायः युवा पुरुषों को बहुत कम ही रहता है। यहीं पर एक मिनट रोकें। यदि युवा पुरुष बेटा प्रायः विवेक से काम करता है तो ऊपर का जो लिखा हुआ भय है मनुष्य के जीवन पर, वो विवेकी पुरुष के साथ भय नहीं रहता जीवन में। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम कम लेते हैं। कैसे? आश्चर्य की बात है, जब मनुष्य इस संसार में कोई सामान खरीदने जाता है तो उसके विषय में पहले जानकारी रखता है। एक दो जगह उसकी जानकारी लेता है। मनुष्य एक घोड़ा लेते हैं उदाहरण के तौर पर, तो घोड़े के विषय में पहले उसके अच्छाइयाँ और बुराइयों के विषय में जानना शुरू करते हैं। घोड़े में कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, और इसके बाद उसको खरीदते हैं। लेकिन मित्र बनाते समय
कभी कोई उसके पूर्व आचरण या उसके स्वभाव के विषय में कोई कुछ सोचता नहीं है। दो चार चीजें उसमें देखी गई, उसको अपना मित्र बना लिया गया। और वही मित्र जो बिना परखे मित्र बनाया गया है, उसमें पता नहीं हमारे अनुकूल गुण पाए जाते हैं या प्रतिकूल गुण पाए जाते हैं। ये तो उसके कार्य व्यवहार पर निर्भर करता है। ऊपर की पंक्तियों में बेटा ध्यान दीजिए। एक पंक्ति आई है, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। यहां अपना ध्यान पहुंचाइए सब लोग। यहां से लेकर के, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर ही पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अपरिमार्जित का अर्थ है बेटा अनसुधरा, जिस पर सुधार न किया गया। उपयुक्तता का अर्थ है सही होना, उपयुक्त, हितकर होना। अपरिपक्व, परिपक्व माने मजबूत और अपरिपक्व माने कच्चा। एक शब्द आया यहां देखो, राक्षस क्या है? जिसके विचार दुष्टता के हों उसे राक्षस कहते हैं। और देवता शब्द क्या है? जो चरित्रवान व्यक्ति है वही संसार का देवता है। यहां तक रेखांकित कर लो। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। यहां से 3 पंक्तियां हैं नीचे तक। जिसे जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे और चाहे देवता। अब 2-2 नंबर के बेटा प्रश्न आते हैं। एक गद्यांश में 10वीं कक्षा से 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न होगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। दूसरा प्रश्न होगा, उसी गद्यांश से संबंधित रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करें। तीसरा प्रश्न भी उसी गद्यांश से होगा। जैसे हम लोग जब किसी को अपना मित्र बनाते हैं उस समय हमारी प्रवृत्ति किस स्थिति में होती है? तो एक शब्द आपको मिला यहां, अपरिपक्व, माने कच्ची होती है। तो ये 3 प्रश्न बेटा बने। संदर्भ क्या है? संदर्भ 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। मिलना 2 ही नंबर है। ये विवेक का काम है। कितना आप अपने विवेक को तीव्र गति से दौड़ा सकते हैं। जैसे संदर्भ आ गया तो उसमें आप एक पंक्ति में लिखिए पाठ का नाम और दूसरी पंक्ति में लिखिए पाठ के लेखक। इस पाठ का नाम है मित्रता। दूसरा जो पाठ का लेखक है वो शुक्ल युग के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंध संदर्भ पूरा हो गया।
दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त रेखांकित पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या। ये दूसरा प्रश्न आएगा, 2 नंबर का ये भी होगा बेटा। तो मान लीजिए जहां से हमने चिन्हित कराया है मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, यहां से लेकर के चाहे राक्षस बनावें और चाहे देवता। यहां तक आप अपने मन को एकाग्र करेंगे और इसी पंक्तियों के माध्यम से जो शब्दावली है उसकी व्याख्या करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर शुक्ल जी ने कहा कि किशोरावस्था में युवाओं के कोमल हृदय पर संगत के किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। ऊपर की पंक्तियों में आया कि सही मित्र का चुनाव करना कोई सरल काम नहीं है कि आसानी से हो जाएगा, बड़ी तत्काल से हम सही मित्र चुन लेंगे। जिसने एक उपयुक्त मित्र का चुनाव कर लिया उसका जीवन सफल हो जाता है। अब गलत मित्र का चुनाव कर लिया, परिणाम गलत आ जाता है। सिगरेट पीने वाले का चुनाव करेंगे, सिगरेट पीने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। विनम्र व्यक्ति का साथ करेंगे, जीवन में विनम्रता बढ़ जाएगी। उसका जीवन सफल। एक सच्चे मित्र से मनुष्य को जीवन में हर पग पग पर सहायता मिलती रहती है। क्योंकि अच्छी या बुरी संगत के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है। लेकिन मनुष्य जब जीवन में पहली बार प्रवेश करने वाले युवा पुरुषों को इस विषय में सदैव सावधान रहना चाहिए कि हमको मित्र चुन करके ही करना है। मित्र को एक असली परख के द्वारा ही अपना उसे सच्चा मित्र बनाना है। युवावस्था में युवाओं के जो चित्त हैं, विचार हैं, बड़े कोमल होते हैं। उन पर अच्छे या बुरे संस्कार बड़ी आसानी से अंकित हो जाते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी में जिस जगह हाथ रख दिया जाएगा वहीं पर वो निशान बन जाएगा। इसी प्रकार से युवावस्था में जैसी संगत जिसकी हो गई वही छाप उसके जीवन पर उतर आती है। युवावस्था की जो भावनाएं हैं वो उतनी परिपक्व होती नहीं है, प्रौढ़ होती नहीं है। थोड़े थोड़े में सहज रूप में सरलता से वो भावावेश में आ जाते हैं। क्योंकि उस अवस्था में जो उनकी कार्यशैली होती है अधकचरी होती है। ऊपर लिख भी दिया कि युवा लोगों का स्वभाव कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। ना तो वो गीली है और ना वो कठोर है, अधकचरी है। जैसी संगति मिल जाएगी उसी तरह उसमें रूप आकृति बन जाएगी।